गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो लगातार बोर्ड की तरफ से हर साल पूछे जाते हैं। बेटा ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। जो जितने भी क्वेश्चन आज के इस क्लास में कराए जाएंगे बेटा, इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर बोर्ड के पेपरों में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप सही से देखिएगा, इनकी नोट्स प्रिपेयर करिएगा और उनको लर्न करिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है फैराडे के द्वितीय विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। जो आपका पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखना है। तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। बोला यह जा रहा है बेटा कि अगर हमने बहुत सारे सेलों को लिया है, विद्युत अपघट्ट सेलों को लिया और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। उनको किस में जोड़ दिया बेटा? श्रेणी क्रम में। और उनमें समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उन सभी विद्युत अपघट्ट सेलों में जो प्राप्त पदार्थ होगा उसकी मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। मान लेते हैं बेटा पहले सेल में कोई पदार्थ भरा है जिसका वेट W1 और तुल्यांकी भार है E1, तथा दूसरे सेल में एक आपका पदार्थ भरा है जिसका द्रव्यमान है W2 और उसका तुल्यांकी भार है E2। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग दे दें बेटा तो क्या बनेगा? W1/W2 इक्वल टू E1/E2। यही आपका सूत्र बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग अगर फैराडे का प्रथम नियम लगा दें, क्या लगा दें बेटा? फैराडे का प्रथम नियम अगर लगाते हैं तो फैराडे का प्रथम नियम आपसे क्या कहता है कि W बराबर ZIT होता है। W बराबर कितना होता है बेटा? ZIT। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं I का मतलब विद्युत धारा है वो तो समान ही रहना, और T समय है वो तो बदलेगा नहीं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ W1 की जगह रख दूं ZIT तो क्या बनेगा? Z1IT, और W2 की जगह अगर लिख दूं आपका ZIT हो जाएगा Z2IT बराबर E1/E2। तो IT से IT आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, तो यहां से क्या बचेगा? Z1/Z2 इक्वल टू E1/E2। जहां Z आपका क्या है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z क्या है बेटा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये आपके फैराडे का द्वितीय नियम है जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है ये बेटा, कई सालों से लगातार बोर्ड की तरफ से पूछा जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। सेकंड जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है वो है बेटा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो देखिए, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। बोला ये जा रहा है, फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि अगर आप किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसकी किसी एक इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा मुक्त होगी या एकत्रित होगी वो उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि W/Q। W समानुपाती Q, और Q जो होता है आवेश हमको पता है वो IT के बराबर होता है। तो अगर Q की जगह हम IT लिख दें तो W समानुपाती IT हो जाएगा बेटा। तो W इक्वल टू आपके पास आ गया ZIT। W इक्वल टू कितना आ गया? ZIT आ गया आपके पास, ZIT। ये आपका प्रथम नियम हो गया, फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। यहाँ पे देखिए कुछ चीजें और याद रखना। यहाँ पे जो आपका बेटा ये W है, क्या है बेटा? Z को हम लोग बोलते हैं समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपाती स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। जो W है बेटा, W का मतलब होता है एकत्रित पदार्थ की ग्राम में द्रव्यमान। जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है या मुक्त हो रहा है उसकी ग्राम में द्रव्यमान है। T का मतलब होता है बेटा समय, सेकंड में। तो अब यहां से हमारे पास Z जो होता है बेटा E/96500 के इक्वल होता है। Z किसके इक्वल होता है बेटा? E/96500 के। तो अगर हम इस फार्मूले में जहां लिखा है W बराबर ZIT, Z की वैल्यू पुटअप कर दें, क्या कर दें बेटा? Z की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा?
W इक्वल टू EIT/96500 हो जाएगा, जहां E का मतलब है पदार्थ का तुल्यांकी भार, मतलब जिसका यहाँ पे द्रव्यमान लिखना उसी का यहाँ पे तुल्यांकी भार आपको लिख देना है। तो ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम, प्रथम नियम। ये क्या हो गया बेटा? फैराडे का हो गया प्रथम नियम। चलते हैं नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ये पूछा जा रहा है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव में, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, जब उस समय क्या हो बेटा, सेल से परिपथ में कोई धारा ना बह रही हो, तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच के जो विभव होता है, उसका जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब किसी सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो, उस समय उसके एनोड और कैथोड का जो विभव होता है, उसका जो अंतर होता है, उसी अंतर को आप लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी अंतर को आप लोग क्या कहते हैं बेटा? विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कोल्हे-राउस का नियम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कोल्हे-राउस का नियम क्या है? तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता विद्युत अपघट्ट के धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। कोल्हे-राउस ने बोला था कि अगर किसी विद्युत अपघट्ट की आपको मोलर चालकता निकालनी है, तो उसकी अनंत तनुता पर अगर चालकता देखनी है, तो उस विद्युत अपघट्ट के जितने धन आयन हैं और जितने ऋण आयन हैं, उन सभी की तुल्यांकी चालकताओं को जोड़ दीजिए, वही आपकी उस विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता के बराबर होगा। मान लेते हैं बेटा, हमने कोई विद्युत अपघट्ट लिया AXBY टाइप का, तो अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता किसके बराबर होगी? ए के कितने अणु बनेंगे बेटा? ए के मान लेते हैं यम यक्स अणु बनेंगे, तो यक्स मोलिक्यूल हो गए और लेमडा AY यम हो गया, प्लस वाई लेमडा अनंत तनुता का चिन्ह हो गया बी। अब देखिए यहाँ पे कौन क्या चीज है, इसको ध्यान देखिए। जहां लेमडा अनंत AXBY M का मतलब है अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट AXBY की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट AXBY की मोलर चालकता। यक्स का मतलब होता है धन आयनों की संख्या, अनंत तनुता पर A प्लस वाई का मतलब है अनंत तनुता पर धन आयन की मोलर चालकता। किसकी बेटा? धन आयन की मोलर चालकता। और Y का मतलब होता है बेटा ऋण आयनों की संख्या, और B माइनस का मतलब है अनंत तनुता पर ऋण आयन की मोलर चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है बेटा आपका विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। उस चालक की क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालक तो किससे दिखाते हैं बेटा? कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ। रो का मतलब होता है विशिष्ट चालकता सॉरी। विशिष्ट चालकता में एक याद रखना बेटा, मात्रक बहुत ज्यादा पूछता है बेटा। तो देखिए इसके मात्रक याद रखना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसके ये सारे मात्रक होते हैं, इनको याद रखना बेटा। हाँ, ये चीज आपको मैं बता देता हूं कि जो ओम होता है बेटा, ओम इनवर्स, इसी को हम लोग महो बोलते हैं, और महो को ही हम लोग बेटा सीमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंस। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका एक मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसके मात्रक हो गए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बेटा कह रहा है कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? कि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन के ऊपर, किसके ऊपर बेटा? कॉपर सल्फेट के विलयन के ऊपर लोहे की कील डाल दे, क्या डाल दे? लोहे की कील, तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे के कील के ऊपर
के ऊपर कॉपर की परत जड़ जाएगी। अगर हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें बेटा, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये मान लेते हैं कोई कॉपर सल्फेट का हमारे पास विलयन है, कॉपर सल्फेट, और इसमें लोहे की कील डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं बेटा, लोहे की। तो उस लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉपर होता है बेटा उसकी सक्रियता लोहे से कम होती है, जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगा। तो बेटा ये आपकी लोहे कील हो गई। अब सक्रियता कॉपर की ज्यादा है तो कॉपर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो कॉपर की परत चढ़ जाएगी लोहे की कील के ऊपर। बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों? बोला जा रहा है बेटा कि जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसमें बेटा, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा, जस्ते की बनी छड़ को डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये पूछा जा रहा है। देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की छड़ डालते हैं उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जिंक धातु कॉपर से ऊपर स्थित है। जिंक धातु क्या बेटा, कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वह कॉपर को उसके लवण विलयन से अर्थात कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देती है। याद रखना बेटा, विलयन हमेशा उसका बनेगा जो ऊपर होगा, विलयन उसका बनेगा जो ऊपर होगा। तो जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा होगा तो जिंक आपका ऊपर होता है और कॉपर सल्फेट नीचे होता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन तो है, लेकिन जैसे ही जिंक आएगा तो विलयन किसका बनेगा, जिंक का ऊपर वाले का विलयन और नीचे वाली की धातु, और कॉपर जो है नीचे है तो उसकी आपकी धातु हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट परिवर्तित हो जाएगा जिंक सल्फेट में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है। बोला जा रहा है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी होता है, क्यों? देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसके ऊपर जितने भी आपके तत्व आते हैं वो सब आपके हवा और जल में अस्थायी होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम तो आपका हाइड्रोजन से ऊपर आता ही है, लेकिन वो स्थायी है दोनों जगहों पर। तो ऐसा क्यों है? यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी होता है। किंतु यह वायु और जल में क्या होता है बेटा, स्थायी होता है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है। क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है ये जल या जलवायु के साथ बहुत अधिक ताप पर अब क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। ये आपका इसका रीजन हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चनों को देखा है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उस डाउट को जल्द से जल्द आपके सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।